सबसे पहले पद्य में छंद होता है, गद्य में छंद नहीं होता है। स्वरता यति गति का ध्यान पद्य में रखना पड़ता है, गद्य में रखना नहीं पड़ता है। गद्य जो है उसका अर्थ होता है वर्णन कौशल में वृद्धि करने वाला, वर्णन करने योग्य, वैचारिक क्षमता को बढ़ाने वाला। लिखने वाले को लेखक कहते हैं, रचना करने वाले को रचयिता कहते हैं। समझे मेरी बात? कथा विधि प्राचीन काल से लेकर आज तक गद्य शिक्षण की जो परंपरागत विधि है वो कथा विधि है। अब प्रैक्टिकल चीजें समझे। हम जब छोटे से थे तो अपनी दादी से, नानी से, मौसी से, चाची से, काकी से जो भी कोई कहानी सुना तब सोऊंगा या तब सोऊंगी, तो हमारी जो भी दादी नानी जो भी होती थी कहानी तो मैं सुनाता भी, लेकिन तुझे हुकार करनी पड़ेगी। और हम कहते थे हाँ मैं हुकार करूंगा या करूंगी। और होता क्या था कि हम जब कहानी सुनते थे तो सुनते सुनते हमें नींद आ जाती। नींद का कारण क्या है? क्योंकि वक्ता होता था सक्रिय और श्रोता होता था निष्क्रिय। यही इस विधि का दुर्गुण माना जाता है, इसीलिए इसे मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अच्छा है, आप देखिए कथाओं में, सत्संग में, भागवत में, रामायण में अनेक महिलाएं चली जाती और थोड़ी देर कथाएं सुनती हैं, थोड़ी देर बाद में पिलर के पीछे सिराना लगा के वो खड़ा दे देते हैं। होता ही नहीं होता। अच्छा, प्रसंग देखो, एक चीज होती है संदर्भ और एक होता है प्रसंग, दोनों में अंतर है। आपने कई बार जब 8वीं से ऊपर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ी होगी तो वहां आया होगा प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो कोई विषय वस्तु, कोई गद्यांश, पद्यांश या नाट्यांश जहां से लिया गया है, जिस ग्रंथ से लिया गया है, जिस कवि की रचना है, जिस काव्य का भाग है, ये तो होगा संदर्भ। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, किस विषय में कह रहा है, ये होगा प्रसंग। कोई विषय वस्तु कहां से ग्रहण की गई, ये तो है संदर्भ। और किस विषय वस्तु के बारे में वार्तालाप हो रहा है, किन किन के मध्य हो रहा है, वो क्या है प्रसंग। अच्छा, एक होता है व्याख्या, भावार्थ को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना कहलाता है व्याख्या। विशेष, अगर कोई भाषा में कोई विशेष बात है या कोई भावार्थ में विशेष बात है तो उसे विशेष कहते हैं। एक होती है व्याकरणात्मक टिप्पणी, व्याकरण की जो भी बात, अगर पद्य है तो छंद अलंकार प्रमुख रहते हैं, गद्य है तो उसमें हम संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, कोई भी जो पद्य में या गद्य में आ रहा है उसे हम बता दें तो व्याकरणात्मक टिप्पणी माना जाएगा। जो व्याख्या है उसमें अगर गद्य है तो पदच्छेद रहता है और पद्य है तो उसमें अन्वय किया जाता है। अन्वय को दंड कहते हैं, दंडान्वय विधि में अन्वय को दंड कहते हैं। पूरा 4 पंक्तियों का पद्य है, जब एक ही पंक्ति बना लिया जाए अर्थ क्रम के अनुसार, शब्द क्रम के अनुसार, तो उसे अन्वय के नाम से जाना जाता है। अन्वय को दंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे दंड शब्द का अर्थ लाठी, डंडा या लगुड़ होता है, लेकिन दंडान्वय विधि में दंड का अर्थ वाक्य होता है। देखिए, उद्बोधन, ऊपर कोई चित्र आदि दिखाए और कोई स्टोरी आदि सुनाए तो उद्बोधन के लिए ये मनोवैज्ञानिक है। छोटे स्तर पर ये मनोवैज्ञानिक है। अध्यापक कोई फ्लैश कार्ड, कोई कार्टून, कोई बैनर, कोई फ्लैक्स लेकर गया और उसे दिखाया और फिर विद्यार्थी को कोई स्टोरी सुनाई तो वो क्या माना जाएगा? उद्बोधन। इसमें दोनों सक्रिय हैं, अध्यापक भी और छात्र। तो छोटे स्तर पर, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि काम करेगी? आवाज और कौन सी व्याख्या? वही पहले संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष और व्याकरणात्मक टिप्पणी। इस तरह किसी गद्यांश का विश्लेषण किया जाए तो कौन सी विधि मानी जाएगी? उच्च स्तर पर कौन सी रहेगी? निम्न स्तरीय विधि, उच्च स्तरीय, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर, प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर पर कैसी विधि है? देखो, कथा विधि में वक्ता सक्रिय, श्रोता निष्क्रिय रहता है। जब वक्ता अपने कथा में गीत का, आप देखते हो बड़े बड़े, कोई बाबा तो 15,000 में भागवत चल जाता, कोई 15 लाख में नहीं आता। अंतर सिर्फ प्रेजेंटेशन का है। किसी की भागवत में इतना आनंद आता है कि सुनते ही जाओ, किसी की रामायण में इतना आनंद आता है कि सुनते ही जाओ, है नहीं? तो अपना अपना तरीका। गीत अभिनय, गीतकार अभिनय का प्रयोग जब अध्यापक कर देगा कथा के साथ तो कथा इंटरेस्टिंग हो जाएगी
और उसे सुनने वाले आराम से उसको सुनिए। जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, 3 विधियों को मैं यहाँ मिक्सअप करूंगा। कौन कौन सी? प्रसंग विधि और गीत विधि। अब देखिए, ध्यान दीजिए। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान से कठोर तपस्या करने मिली और वही जो पार्वती है वो अपने भान धतूरा पीछे में लगी हुई थी। तो पसीने आ रहे थे, भयंकर शीत की स्थिति में पसीने आ रहे थे। नारद ऋषि वहां से गुजरे। नारद ऋषि ने देखा, यार ये सिस्टम क्या है, बेचारी और भयंकर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, फिर भी पसीने में भीग भी। तो नीचे उतरे, नारायण नारायण करते। उन्होंने कहा, भाई देवी आज तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो। अरे क्या करूँगी, बाबा जो है भांग के गोले खाता है, इसको गिराने पर। देखो, नारी का यही सबसे बड़ा गुण है। नारी शराबी पति को भी सहन कर लेती है, जुआरी को भी सहन कर लेती है, चोर को भी सहन कर लेती है, डकैत को भी सहन कर लेती है, सब चीज सहन कर लेती है, लेकिन अपने पति का बंटवारा सहन नहीं। तो अब कि पार्वती जो है, उस पार्वती ने कहा कि मेरा तो रोजाना का काम है, कोई बात नहीं, तुम बताओ कैसा है। उन्होंने कहा, तुम तो व्यर्थ में बोर होती है अकेले। नारी को कोई ज्ञान दे दे तो फिर वो फिट हो जाता है उसके दिमाग में। अब उसने कहा कि तुम्हारा पति बड़ा ज्ञानी है। अब कोई भी औरत हो, उसका पति चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो और कितना ही बड़ा पद पर हो, उसको हमेशा वो एक ही डायलॉग कहे कि आप में बुद्धि तो है, आप तो भोले हो, आप जानते तो कुछ नहीं, दुनिया बहुत चालाक है, तुमको पता ही नहीं है। तो मेरी गारंटी है, आप देख लो, कलेक्टर की बीवी से भी आप बात करें, देखो इनमें बुद्धि तो है नहीं। अगर वो कहीं सहेलियों में बैठी है ना, तो भी क्या कहेगी, इनमें बुद्धि दे नहीं, तो कोई भी बेवकूफ बना देता है। तो पार्वती बोली कि मुझे तो कभी इसमें कोई ऐसा खास गुण नजर नहीं है। तो तुम कह रहे हो वो इतना बड़ा विद्वान है, कितना बड़ा विद्वान है कि इसकी बात को अगर तुम सुनो, इसके पास ऐसी ऐसी कथा है, और ये कथा तो ऐसी है कि आदमी सुने तो अमर हो जाए। बैटरी इसके पार्वती के 3 हट हैं, बालहट, राजहट और प्रियहट। बालक अपनी जिद पे आ जाए, मम्मी इधर आना, इधर आना, एक कागज लाओ ले, एक सुई लाओ ले, इसमें एक छेद करो कर दिया, अपने बाड़े में जो ऊंट बंध रहा है उसको लाओ, इस छेद में से निकालो। ये बालक है। बालक को जब तक कोई वस्तु निकलेगी तब तक वो रोना बंद। राजा अपनी जिद पे आ जाए, नहीं नहीं मुझे उसको बर्बाद ही करना है। अलाउद्दीन खिलजी ने सोच लिया कि नहीं नहीं मुझे मेवाड़ पर आक्रमण ही किया। तो राजा अपनी जिद पे आ जाए तो वो देखता नहीं कौन मरा कौन जिया, और नारी अपनी जिद पे आ जाए तो आसाराम को जेल में पहुंचा क्या हो गया। जब जब नारी अपनी जिद पे आई तब तब सर्वनाश हुआ है। सुपर का जिद पे आ गई, रावण का सत्यानाश करवा दिया। द्रौपदी अपनी जिद पे आ गई, कौरवों का सत्यानाश कर दिया। बोला है नहीं, तो नारी की जिद बढ़ी। नारी आदि जिद पे आती नहीं, आ गई तो फिर अब हुआ क्या, घटना क्या घटी। देखो संसार में कुछ अच्छाइयां पुरुष में है तो कुछ नारी में, बाकी नर नारी का जोड़ा है, ये तो आप जानते। हुआ क्या, घटना को आगे बढ़ाता। पार्वती जैसी भगवान सिंह ने आंख खोली तो उसे बोले चाय वाय बनाने। पार्वती कोई चाय वाय नहीं मिलेगी। पहले एक बात का जवाब दो, तुम्हें कथाएं आती हैं अथवा नहीं आती? बोले आज अपना आया कौन था, आया हुआ कुछ नहीं, तुम तो ये बताओ कि ये तुम्हें कथाएं आती हैं क्या। सिर ने कहा तुझे बताया किसने, उसने कहा आती हैं क्या, बोला हाँ आती। और एक कथा ऐसी भी है कि जो सुन ले तो अमर हो जाए। उसने कहा हाँ आती है, पर ये रहस्य तुझे बताया किसने। अरे वो देवऋषि नारद आए थे। अब भगवान शिव ने एक बात कही, ये वही नारद है जब तुम पिछले जन्म में सती थी। इस नारद ने तुझे कहा था करके, जब हमको निमंत्रण नहीं दिया तेरे पिता ने दक्ष ने यज्ञ में बुलाने के लिए, तो मैंने कहा था कि बिना बुलाए हम किसी के, और तुझे इस नारद ने ज्ञान बांटा था कि नारी बिना बुलाए पति के घर चली जाए। बेटा भाई पति से उसके चली जाती है, थोड़ी पेटी बांध के गली बैठ जाएगी, नहीं बुलाए तो आ जाओ अपने घर। तो क्या नारी पति के घर, पिता के घर और पुत्र के घर बिना बुलाए चली जाए तो कोई बात। और तू वहां गई थी और तूने देखा मेरा अपमान तुझसे सहन नहीं हुआ और तूने यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी थी। ये वही नारद है, इससे बच के रहना चाहिए, बहुत बड़ा बात है। तो पार्वती बोली कुछ भी हो, आप तो एक बार तक कथाएं आती नहीं है, मुझे कथा सुननी है आज और अभी। नारी की जिद है, शादी दिलाओ आज ही। तो उसने कहा
यार कथा सुनाऊंगा तो जो सुनेगा वो अमर हो। अपन चलते हैं एकांत में, तो एकांत में अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। अब वही बात कही कथा विधि में जो कहते हैं कि देख मैं कथा तो सुना रहा हूं लेकिन मैं आंख बंद करके सुना रहा हूं ध्यान योग से। तू कहानी सुनती है ना हुंकार। तो अब पार्वती जो है वो कुछ देर तो उसने कथा सुनी है, ठंडी ठंडी हवा। भाई आप चाहे औरत को मूवी दिखाने ले जाओ गलत है, और चाहे कथा सुनाने ले जाओ ठंडी ठंडी हवा बेचारी सो जाती, थकी हारी रहती है, काम ज्यादा करती। अब क्या हुआ कि वो जो है कौन तो हर चीज को मेरे ऊपर पट्टियां ऐसे टारगेट करते हैं मेरे साथ ही होगी सारी। तो हुआ क्या कि जो पार्वती है उसने कुछ देर तो हुंकार करी और किसी कवि ने देखो गीत बनाया, तो अब मैं गीत का प्रयोग करूंगा। अभिनय तो बिना चल ही रहा है, बिना अभिनय के तो पता चली ही नहीं। अब क्या हुआ, बात सुनी जब पार्वती की शिव रहे कथा सुनाए। बात सुनी जब पार्वती की शिव रहे कथा सुनाए। और सुनते सुनते उमा तो सो गई, गई रे नींद में छाए। ऊकरा दे रहा तोता नींद में ले रही गोता। ऊकरा दे रहा तोता नींद में ले रही गोता। बात सुनी जब पार्वती की शिव रहे कथा सुनाए। और सुनते सुनते उमा तो सो गई, गई रे नींद में छाए। ऊकरा दे रहा तोता नींद में ले रही गोता। ऊकरा दे रहा तोता नींद में ले रही गोता। बात सुनी जब पार्वती की शिव रहे कथा सुनाए। और सुनते सुनते उमा तो सो गई, गई रे नींद में छाए। ऊकरा दे रहा तोता नींद में ले रही गोता। ऊकरा दे रहा तोता नींद में ले रही गोता। अब उसने गीत गाया, अब गीत का प्रयोग हो गया इसमें। अभिनय तो चली आए कि बात सुनी जब पार्वती की शिव रहे कथा सुनाए। और सुनते सुनते उमा किसका पर्याय पार्वती। उमा तो सो गई, गई है नींद में छाए। ऊकरा दे रहा तोता और नींद में वो ले रही गोता। सो तो कौन गई पार्वती। और वहां एक तोता था, उस तोते का एक बच्चा था जिसके पंख विकसित, तो वो कोटर में ही था। तो उसने जो है उतार देना शुरू कर दिया, अमर हो गया वो। अब शिव ने जैसी आंखें खोली तो देखे तो पार्वती तो सो रही। और तोता उसने कहा ये तोता तो खतरनाक हो सकता है क्योंकि आत्मा तो इसमें है। और उन्होंने त्रिशूल छोड़ा, तोता आगे आगे त्रिशूल पीछे पीछे सब जगह जाए, कहीं भी कोई नहीं बचा है। पीछे किसका त्रिशूल पड़ा है, शिव का। अब गलत है भाई, जब आदमी अमर कथा के प्रभाव से जो है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गया। अब वो दौड़ने लगा। अब देखिए थोड़ा बहुत बाकी कि नारी के पहले लंबे लंबे केस होते थे, अब नहीं बचे थे। तो नारी जब अपने केस सुखाती है तो जैसे क्या हुआ, महर्षि वेदव्यास थे, उनकी एक पत्नी थी बिटिका, क्या नाम था, बिटिका। अब बिटिका जो है अपने केस धो करके और सुखा देती। तो नारी जब केस सुखाती तो ऐसे ही करती है, दो तीन बार करती है, तो ऐसे करती है तो मुंह जो है वो खुला के खुला रह जाता है। तो अब क्या हुआ, तोता दौड़ता हुआ आ रहा था। भाई तोता जो है दौड़ता हुआ आ रहा है, उसको कहीं कोई स्थान प्राप्त। अब वो वेदव्यास की पत्नी जो है वो केस सुखा करके दो तीन बार ऐसे कर रही थी, जैसे होता नहीं है कोई जोड़ हो पोखर हो उसमें कोई भैंस जैसे तो उसने ऐसे किया। तो क्या हुआ, मुंह खुला कर खुला, अब रह गया तो तोता अंदर प्रवेश कर गया। अब वो त्रिशूल आए और उसके चारों तरफ घूमे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में 3 लोगों का वध नहीं होता, एक तो गाय का, एक ब्राह्मण का और एक गर्भिणी स्त्री का। गर्भिणी स्त्री को भी नहीं मारा। कई बार एक दिन ऐसे प्रसंग आ रहा था, बोले साहब वो सारे के सारे यादव तो वहां महाभारत काल में लड़के मर गए, तुम कौन हो। यादव
बोल नहीं, फिर मैंने कहा ऐसे तो परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन कर दिया, तुम कौन हो? फिर मैंने जवाब दिया, मैंने कहा देखो प्राचीन काल में गाय को, ब्राह्मण को और गर्भिणी स्त्री को मारा। अब जो गर्भिणी स्त्रियां थी, क्षत्रियों की जो गर्भिणी स्त्रियां थी, उन्होंने जो संतानों को जन्म दिया, उनसे फिर आगे जो वंशक्रम बढ़ा हुआ, आगे बढ़ता चला गया। अगर मान लो ऐसा होता तो 21 बार क्षत्रियों को विहीन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक बार क्षत्रिय विहीन हो जाते, बात आई समझ में नहीं आई। तो इस तरह से मैंने कहा वो सिस्टम ऐसे। तो हुआ क्या, अब क्या बात पड़ी कि भगवान शिव का त्रिशूल चारों तरफ घूमे, इतने में दिव्य प्रकाश फैल गया। वेदव्यास जी आए, वेदव्यास जी ने तपोबल के प्रभाव से त्रिशूल को रोक दिया। और शिव जी प्रकट हुए, उसने कहा तेरी इतनी औकात कि मेरा त्रिशूल रोकना है? तो वो वेदव्यास बोला महाराज ले दे के एक तो पत्नी है, ये भी अगर मर गई तो क्या होगा? तो शिव ने कहा देख मेरा त्रिशूल अमोघ है, ये बच्चा जो ये इसमें तोता तेरी पत्नी के पेट में है ये मरेगा, और मरने के बाद पत्नी के गर्भ में वो संतान के रूप में स्थापित हो जाएगा। तो तोता मरा और मरने के बाद उसने जो जन्म लिया सुखदेव के रूप में लिया। क्या नाम? और वो सुखदेव भागवत पुराण का प्रकांड विद्वान माना जाता है। तो इस तरह ये जो मैंने आपको सुनाया है, इसमें कथा भी थी, इसमें प्रसंग भी था, इसमें गीत भी था और इसमें अभिनय भी था। और अब ये रोचक हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जब अध्यापक गीत और अभिनय का प्रयोग कर देगा तो कथा रोचक होती चली और दोनों सक्रिय हो जाएंगे, अध्यापक भी और छात्र। अब देखिए पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करेगा तो पाठ्य पुस्तक विधि होगी। अच्छा चित्र दिखाएगा, चित्र का वर्णन करेगा तो क्या होगी? चित्र या दृश्य विधि होगी। दृष्टांत, कोई ऐतिहासिक प्रसंग है और उस ऐतिहासिक प्रसंग को किस्साबाजी में सुनाया जाए तो क्या होगा? दृष्टांत। व्याख्यान, किसी एक बिंदु पर बहुत ज्यादा लेक्चर दिया जाए, बहुत ज्यादा बोला जाए, वो क्या है? व्याख्यान। फिर क्या है? व्युत्पत्ति। शब्द है, मान लो राम शब्द है, राम शब्द की पहले व्युत्पत्ति पढ़ाई कि राम धातु में वह प्रत्यय जोड़ा तो राम बना। राम का मतलब आनंदित करने वाला या प्रसन्न करने वाला। राम का रूप रंग और व्यवहार ऐसा था कि हर आदमी उसे देखकर आनंदित और रोमांचित हो जाता था। जैसे सबरी जैसे राम को देखा तो भूल गई कि मैं उसे बेर झूठे खिला रही हूँ या फिर बेर सही खिला रही हूँ, अवेलेबल होगी। तो उदाहरण दे दिया, कृष्ण में जबरदस्त सम्मोहन था, जिस नारी को एक बार देख ले वो उसी की हो जाती थी। तो सम्मोहन इधर देखिए कौन सी व्यास। जब व्याख्या विधि का मौखिक प्रयोग हो, लिखित नहीं, केवल मौखिक प्रयोग हो तो उसे क्या कहते हैं? व्यास। व्याख्या विधि होगी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष और व्याकरणात्मक। क्या है? अन्वय। इंपॉर्टेंट है। अन्वय विधि का तात्पर्य है कि पद के 4 चरण हैं। मान लो पद में बोल रहा हूं, मान लीजिए पद है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मान लो पद है, इस 4 चरण में 4 चरण को एक ही पंक्ति बना लिया जाए और शब्द और अर्थ को क्रम को निर्धारित करते हुए पंक्ति बनाई जाए तो पूरा का पूरा जो वाक्य बनेगा उसे दंड के नाम से जाना जाएगा। और दंड का अन्वय दंडान्वय, दंड को आधार बनाकर, अन्वय को आधार बनाकर जब व्याकरणात्मक प्रश्न पूछे जाए तो वो कैसी होगी? कैसी विधि होगी? और साहित्यिक प्रश्न पूछे जाए तो मान लीजिए पद में अब शब्द आ गया कर्पूर गौरम करुणावतार, करुणावतारम पदे संधि अस्ति। अब व्याकरणात्मक प्रश्न पूछ रहा हूं तो कौन सी विधि है? और मैं पूछूं करुणावतारम कस्य प्रतिरूप है? अस्ति। करुणावतार किसका प्रतिरूप है? शिवस्य, भगवान शिव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, भुजगेन्द्रहारम इति पदे संधि अस्ति। भुजल धन इंद्र, भुजगेन्द्र हो जाएगा, गुण होगी भुजगेन्द्रहारम। अब ये व्याकरणात्मक हो गया। ऐसी पूछा हमने कि भुजगेन्द्र, भुजगेन्द्र पद है कश्य पर्याय अस्ति। भुजगेन्द्र पद किसका पर्याय? वासुकीनाथ का। किसका है? सर्पों का राजा कौन है? वासुकी। तो ऐसे साहित्यिक हो गया। जब साहित्यिक प्रश्न पूछ रहे हैं तो कौन सी है? दंडान्वय। और व्याकरणात्मक पूछ रहे हैं तो अब सुनो, निम्न स्तर पर, उच्च स्तर पर ऑटोमेटिक होगी। व्याकरणात्मक प्रश्न है तो दंडान्वय और साहित्यिक है तो गीत या कविता। मछली जल की रानी है जीवन उसका। अब ये कविता आज तक नहीं बोले अपन,
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भूले क्या आज तक? तो ये गीत या कविता विधि, गीत और नाट्य अभिनय विधि हो जाएगी। टीका विधि, देखो मैंने जो भी सूक्ति आपको पढ़ाई है उनमें मैंने टीका विधि का आश्रय लिया है, अर्थात पल्लवन करना, एक लाइन का विस्तार करना ही क्या है? टीका। तुलना विधि का भी प्रयोग किया मैंने कहा कि बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा, इस दुनिया में दो बड़े दामोदर और दामोदर बैठे रहे, दाम करें सब। तो इस तरह के मैंने आपको तुलना की, किससे? संस्कृत के कथन की तुलना किससे की? हिंदी से। तो वो कौन सी विधि है? पाठ्य पुस्तक का उपयोग करेंगे तो। और व्याख्या विधि जो है, इस व्याख्या विधि का विश्लेषण किया जाए, ज्यादा किसी विषय वस्तु की पृष्ठभूमि आदि भी बताई जाए, तो वो कौन सी विधि है? अब समीक्षा विधि इंपॉर्टेंट है। कवि की काव्य कला, कवि के काव्य रस, कवि का छंद अलंकार, इन सब का विश्लेषण किया जाए, उसकी भाषा शैली का विश्लेषण किया जाए, तो क्या मानी जाएगी? इधर जब अध्यापक ही अभिनय करे, तीन तरह का अभिनय कर सकता है अध्यापक, एक तो आंगिक, एक वाचिक और एक सात्विक। आरक अभिनय अध्यापक करने में समर्थ है, क्योंकि बार बार वो ड्रेस चेंज करने नहीं जाएगा क्या? नाट्यांश को आधार बना करके अध्यापक स्वयं ही अभिनय करे, तो वो कौन सा अभिनय माना जाएगा? ये भी बेकार विधि है। क्यों विधि है? क्योंकि इसमें अध्यापक तो रहेगा सक्रिय और छात्र रहेंगे, छात्र मुक्त दर्शक बने रहेंगे। रंगमंच विधि महंगी और खर्चीली है। क्यों ये महंगी और खर्चीली? क्योंकि 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसे अवसर विशेष पर तो मंचन होगा, फिर ड्रेस कोड चाहिए, प्रशिक्षण भी चाहिए। कई बार होता था ना, सीता के डायलॉग रावण बोल देता था, मतलब बच्चों को ट्रेनिंग देते थे और वो बच्चे बेचारे रंगमंच पा देते थे, किसी की धोती खुल जाती थी, किसी की साड़ी खुल जाती थी, होता था ना। और कई बार बोलना था कुछ और बोल जाता था कुछ। अपना हिंदी वाले गुरु जी पहले रामलीला में काम करते थे, सबके नाम है हकीकत है। तो रामलीला में एक बार क्या हुआ, कुछ गड़बड़ होगी इनसे और डायरेक्ट बोलने थे किसी और के, बोल गए कुछ और राम बोले आज के बाद इसको नहीं रखी, तब से रामलीला बंद कर दी उन्होंने। मतलब तुम उनसे करवा एक्टिंग करेंगे बहुत जोरदार, कई बार जैसे बोलेंगे आपके सामने, वो पिता में 20 बार डायलॉग सुना देगा, ऐसे करके बोलेंगे, फिर बताएंगे आप मुझे वीरश्री का आशीर्वाद क्यों नहीं देते? अरे आपने गाँव में डायलॉग सुना होगा, नमक लगे ना फिटकरी और रंग चौखाई आए, हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग चौखाई आए। अर्थात लागात भी नहीं लगी। मान लो नाट्यांश में एक को दुर्योधन बना दिया, एक को भीम बना दिया, एक को दुशासन बना दिया, एक को द्रौपदी बना दिया, है नहीं, एक युधिष्ठिर बन गया और वो आपस में डायलॉग अपने अपने बोल रहे हैं। छात्र तो अभिनय कर रहे हैं, अध्यापक निर्देशन कर रहा है। तो ये विधि कैसी है? तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि काम करेगी? समवाय विधि सर्वोत्तम विधि है नाटक की। अनेक बार प्रश्न आया है ये समवाय विधि वाला। इसमें मिश्रण किसका होगा? देखो, एक तो चलचित्र विधि, एक प्रोजेक्टर विधि, अभिनय विधि, दृश्य मंचन विधि, इन सब विधियों का जो मिश्रित रूप है वो क्या है? उच्च स्तर पर कौन सी काम होगी? ये जानिए। अच्छा, व्याख्या विधि हुई, संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष घटनात्मक टिप्पणी, पाठ्य पुस्तक का उपयोग करेंगे, पाठ्य पुस्तक विधि। अच्छा, ये हो गया। चलचित्र दिखाएंगे, यांत्रिक प्रोजेक्टर दिखाएंगे, अभिनय विधि। अभिनय चार है, आंगिक, वाचिक, आरक और सात्विक। कैसा है? दृश्य मंचन। अच्छा, सूत्र विधि में सूत्रों को हटाया जाएगा, परायण सूत्रों का ज्ञान दिया जाएगा, परायण विधि में उन्हें हटाया जाएगा, भाष्य विधि में उनकी व्याख्या भी बताई। तो सूत्र विधि पाणिनि से शुरू हुई, परायण विधि कात्यायन के टाइम पर थी और भाष्य विधि पतंजलि के टाइम। कौन से टाइम पर? अच्छा, आगमन। देखो, नियम होता है सामान्य, उदाहरण होता है विशेष। अब आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर है, तो क्या होगी? विशेष से सामान्य। नियम होता है अमूर्त, उदाहरण होता है मूर्त, तो ये होगी मूर्त से अमूर्त। क्लियर? अच्छा, नियम होता है अज्ञात, उदाहरण होता है ज्ञान, तो ये होगी ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन। इसी प्रकार से विश्लेषण से संश्लेषण, और निगमन जो होगी उल्टा कर दो, नियम से उदाहरण, सामान्य से अमूर्त से संश्लेषण से
उल्टा हो जाएगा ना। अच्छा अब देखो, तर्क होता है नियम, तर्क होता है नियम और प्रमाण होता है उदाहरण। तो तर्क से नियम की ओर कौन सी है? तर्क से प्रमाण की ओर कौन सी है? अरे यार निगमन। और प्रमाण से तर्क की ओर, ये ध्यान रखना। विश्लेषण खंडन करेंगे, खंडन करके फिर नियम निकालेंगे तो विश्लेषण है, और योग करेंगे तो संश्लेषण। एक वर्ण के टुकड़े कर करके समझाया, छोटे स्तर पर ये विधि है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी रहेगी? वर्ण। और उच्च स्तर पर मैंने आपको अब तक जितनी भी टॉपिक पढ़ाए, मैंने कौन सी विधि में पढ़ाए? मैंने कारक पढ़ाया तो कारक शब्द बताया, संधि पढ़ाई तो समास पढ़ाया, तो जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं हर टॉपिक का मैंने पहले आपको शब्द का विश्लेषण किया है, तो उसे कौन सी विधि कहेंगे? आप छोटे स्तर के, उच्च स्तर के, इसलिए कौन सी विधि? अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें व्याकरण और साहित्य दोनों की शिक्षा एक साथ दी जाती है। साहित्य पढ़ाते पढ़ाते जब अध्यापक व्याकरण भी सिखाता जाए, उसमें आने वाली व्याकरण की बात भी करता जाए, तो उसे क्या कहेंगे? मैंने जब सूक्ति पढ़ाई तो कई बार आपको बताया कि इसमें देखो यहाँ ये संधि का आ सकता है, ये समास का, ये प्रत्यय का, ये उपसर्ग का क्वेश्चन आ सकता है, तो कौन सी विधि है? इसे क्या कहते हैं? ये पूरी मन है, साहित्य व्याकरण दोनों की मिक्स है। कैसी कैसी? इसमें मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग किया नहीं जाएगा। भाषा को भाषा माध्यम में, हिंदी है तो हिंदी माध्यम, अंग्रेजी है तो संस्कृत है तो। अच्छा अब आपको अंतर नजर आया? हमको इनकी मम्मी नानी याद नहीं करनी, कवाई कैसे आई क्यों आई, हमें ये याद करनी कौन सी विधि हमारे कहाँ काम आई, कौन सी है? बताया मैंने, दो भाषाओं के ज्ञान के बिना अनुवाद होना संभव कौन सी है? अनुवाद विधि। अनुवाद में देखो, एक होता है शब्द अनुवाद, सार्थक समानार्थक शब्दों का प्रयोग करते जाए, अनुवाद करते जाए। एक होता है छाया अनुवाद, छाया अनुवाद में जो सारांश है उसका अनुवाद होगा। एक होता है तथ्य अनुवाद, जो खास खास फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनका ही अनुवाद होगा, तो उसे क्या कहेंगे? तथ्य अनुवाद। ये भी रूपरेखा आपने अगर पेपर दिए हो अंग्रेजी हिंदी आदि में या संस्कृत में, तो एक ऐसे राइटिंग आता था, स्टोरी राइटिंग आता था, लेटर राइटिंग आता था, एप्लीकेशन राइटिंग आता था। तो उसके लिए वो क्या करता था? 4-5 शब्द दे दिए पे डॉट डॉट, 4-5 शब्द दे दिए पे डॉट डॉट, 4-5 शब्द दे दिए पे आउटलाइन आती थी। उस आउटलाइन को फॉलो करते हुए रचना करना क्या कहलाता है? मान लीजिए एक बॉक्स है जिसमें 15 शब्द है, नीचे 10 सेंटेंस है, उन सेंटेंसों में बॉक्स में से चयन करो और एक शब्द डालो, चयन करो और एक शब्द, वो कौन सी है? अच्छा जैक्टॉन। मान लीजिए गैप और गाय, आपने गाय का चित्र बना दिया, गाय गै का गाय दे दिया, गाय के ऊपर 5 लाइन लिखवा दी, समझ लो। इसी तरह से टैप और टमाटर, टमाटर दे दिया, टमाटर पर 5 लाइन लिखवा दी। अक्षर का ज्ञान देता जाए और उसके चित्र का वर्णन करवाते जाए, तो कौन सी विधि है? ये छोटे स्तर पर काम आती है। कौन सी? पहले व्याकरण का ज्ञान दिया जाएगा, फिर पद प्रयोग सिखाया जाएगा, अशुद्धि संशोधन अनुवाद सिखाया जाएगा। कौन सी विधि है? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की विधि, इसलिए क्या है? भंडारकर। कैसी है? अनुवाद करते हुए भाषा की प्रकृति के अनुसार अनुवाद के नियमों का ध्यान देना क्या है? प्रश्नोत्तर, निबंधात्मक प्रश्न दे दिया, वर्णन करवा दिया, पाठ्यपुस्तक का उपयोग करते हुए करवा दिया। कोश विधि, शब्द कोश की सहायता से और अनुवाद को सिखा रहे थे, क्या है? कोश। अब एक ब्रेक कर देता हूँ थोड़ा सा 5 मिनट।